हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है वो आज मैं करवाने वाला हूँ। तो आज का हमारा क्योट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट डन्स। मतलब भाई आप जो इस राही पे चल रहे हो ना, ये आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही होगी कि भाई मेरे से जॉब नहीं लगा जाएगा। बिल्कुल लगा जाएगा। जब आपको ना ये बहुत ज़्यादा आसान लग जाएगी जब आप इसको पूरा कर लोगे। भाई मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं भी खुद ऐसे ही डरता रहा जब तक भाई मुझको जॉब नहीं मिली थी। अब ये है कि भाई थोड़ी और अच्छी जॉब मिल जाए। तो देखो ये तो चलता ही रहता है, एक स्टूडेंट का फेस है। पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो इतने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भाई जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी नौकरी पर लग जाएं। तो इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और भाई मेहनत करने से डरो मत। और हाँ भाई, पहले बोल रहा हूँ, ये अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखना, नहीं तो अभी भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और बेस्ट क्वालिटी उनके आंसर्स दिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली आई एम सिलेक्टेड इन SSC MTS 2024। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। तो ये हिंदी में भी होने वाले हैं और ये साथ में इंग्लिश में भी होने वाले हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं उनका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन ओशंस, lakes and rivers get converted to the gaseous form in the presence of sunlight in the water cycle, this is called। तो देखो हिंदी में कर देता हूँ, वैसे तो हिंदी बड़ी ही आसान इसकी। जल चक्कर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में मौजूद तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जो हमारा जो पानी है ना, जो लेक्स में है, रिवर्स में है, वो जब उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है या वेपराइज हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ना फ़ोटो लाता हूँ और उसके माध्यम से आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आपके सामने ये एक फ़ोटो आ चुकी है। तो देखो अगर हम जो हमारा मान लो सॉलिड है, सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाते हैं, तो सॉलिड से अगर देखो मान लो आपके पास कोई बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम पानी में बदलेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, पिघलना। और भाई अगर लिक्विड है, मान लो आपके पास कोई पानी है, अगर हम उसको सॉलिड में कर देंगे तो उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिक्विड को गैस में बदल देंगे तो उसको इवेपोरेशन। और ऐसे ही अगर हम गैस को हैं लिक्विड में बदल देंगे, याद भी करूँगा चिंता मत करना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसे ही भाई अगर सॉलिड को गैस में बोलेंगे तो सब्लिमेशन। और गैस को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो लिक्विड है उसको गैस में बदल दें तो इवेपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले एक बात करते हैं, इनको आप याद कैसे करोगे। देखो ये तो होता ही भाई, सॉलिड है, मान लो आपके पास कोई बर्फ़ है, अगर आप उसको लिक्विड में मतलब तरल अवस्था में ले जाओगे तो ये क्या होता है, मेल्टिंग। ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे ही लिक्विड को सॉलिड में ये होता है फ्रीजिंग, इसका भी पता होगा। मेन दिक्कत आती होगी भाई आपको यहाँ पर इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन भी बेरा होगा, वाष्पीकरण हो जाता है जब लिक्विड को गैस में, इवापोरेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आप कैसे याद रखते हो, जैसे हमारे ना AC होते हैं, AC में हमारी गैस होती है और उस गैस जो हमारी ठंडी होती है उससे हमारा AC से ना लगातार पानी निकलता है। तो जो हमारा एक AC, तो देखो जो एक तो AC का ये होता है हमारा घर के अंदर लगा होता है, और एक ना हमारा बाहर लगा होता है, उसको कंडेंसर बोलते हैं, ये फ्रिज में ही होता है। तो उससे ना वो कंडेंसर वो पानी बनाता है। तो कंडेंसेशन आप वहाँ से याद रख सकते हो, जो गैस है AC की उससे हमारा क्या बन जाता है, पानी। तो कंडेंसर से आप याद रखते हो कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, डिपोजिशन तो आप याद रख सकते हो कि गैस है वो सॉलिड में डिपोजिट हो जाती है। जो गैस के अणु हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पर सॉलिड में डिपोजिट हो जाते हैं। और जो सॉलिड के हैं ना, सॉलिड के मतलब सब हैं, सब मिल रहे हैं, सब एक पास दूसरे के पास मिलते हैं, तो सब मिलके गैस में कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन, ऐसे याद कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो देखो वैसे हमारे बेसिकली क्या क्या होते हैं, हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, पर मैंने आपने क्या देखा होगा, एक तो सॉलिड, एक दूसरा क्या है लिक्विड, एक होता है हमारा तीसरा गैस, चौथा भी होता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, वो होता है हमारा प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा कैसे बनता है, तो देखो जब हम किसी गैस को हीटेड करते हैं ना, गैस हीटेड इन हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर। तो किसी गैस को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या हो जाती है, वो आयनाइज हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाता है उसमें, और वो ना फिर चमकने लग जाती है, एंड स्टार्ट ग्लो, आयनाइजेशन एंड ग्लो, तो वो ना चमकने लग जाती है, तो उसको ही हम प्लाज्मा कहते हैं। और हमारा 5th नंबर पे होता है बोसोन। बोसोन बोसोन क्या होता है, जब हम एक लो डेंसिटी वाली गैस को कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन, यहाँ पर तो हाई टेम्परेचर पे था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कूल डाउन करते हैं। तो जो उसके गैस पार्टिकल्स है ना, गैस पार्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो बोसोन बना लेते हैं, बोसोन बना लेते हैं। तो देखो, जो हमारे सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए ना हमारा सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, रिजिड होता है। लिक्विड में होंगे थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े ही दूर दूर, और गैस में तो भाई बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो हम जो एक लो लेटेंसी और लो डेंसिटी वाली गैस है उसको कूल डाउन करते हैं ना, तो उसके जो गैस पार्टिकल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो गैस पार्टिकल हैं इकट्ठे हो जाते हैं और ये बोसोन बना लेते हैं। ये बोसोन की थ्योरी कौन लेके आया था सबसे पहले, तो ये हमारे सत्येंद्रनाथ बोस लेके आए थे। इस पर काम किया था सत्येंद्रनाथ बोस जी ने 1924 में। तो 1925 में ही भाई यहाँ पर इस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी काम किया था, आइंस्टाइन ने भी काम किया था। उसके बाद इस थ्योरी को अच्छे से प्रूफ किसने किया था, उन्होंने किया था एक तो 1995 में, एक 1999 में। 1995 में थे कार्ल कमेल करके थे, नहीं रुको, कार्ल और एक तो थे शायद इरिक कोमेल थे, हाँ इरिक कोमेल ने मिलके ना रूबिडियम गैस पे काम किया था, रूबिडियम गैस एटम्स पर। रूबिडियम जो गैस है उसकी हेल्प से इन्होंने बोसोन बनाया था। और यहाँ पर 1999 में कौन था, वुल्फ गैंग के साथ मिलकर इन्होंने किस गैस का प्रयोग किया था, इन्होंने किया था सोडियम एटम्स की हेल्प से इन्होंने क्या बनाया, बोसोन बनाया था। इसलिए ही भाई इनको 2001 को तीनों को, कार्ल को भी, एरिक को भी और वुल्फ गैंग को भी नोबेल पीस प्राइज मिलता है। नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज मिलता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको मिलता है। तो ये आपको याद रखने होंगे, मैंने आपको लगभग पूरा का पूरा समझा दिया है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो देखो, स्वच्छ भारत मिशन है ये कब शुरू हुआ था, पहले तो स्वच्छ भारत मिशन है ये हमारा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। तो ये किसके नाम पर है, ये तो भाई आपको सबको ही पता होगा, महात्मा गांधी जी के नाम पर ये शुरू किया था। चलिए अब महात्मा गांधी जी के बारे में पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको करवाया है, एक बार तो वो रिवाइज कर लेते हैं और फिर नया कर लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1869 में पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर। और पोरबंदर में इनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी। इनकी माताजी का नाम क्या था, पुतलीबाई। इनकी पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। और ये कब वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से कब आए थे, 1915 में। तो अब ना इनके आंदोलन कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं। तो इनके इम्पोर्टेंट आंदोलन हम कर लेते हैं। देखो, एक तो इन्होंने 1917 में किया था, एक फिर 1918, रुकिए मैं थोड़ा ना गैप दे देता हूँ फिर नहीं तो प्रॉब्लम होगी। 1918 में किया, फिर इन्होंने किया था 1918, फिर 1919, फिर 1920, फिर इन्होंने 1930 और 1942।
तो ये इन्होंने मैन आंदोलन किए थे। 1917 में इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था, वो किया था चंपारण आंदोलन। चंपारण का आंदोलन किया था। जो नील मजदूर थे, नील किसान थे, उनके समर्थन में किया गया था। ये तीन कठिया यहाँ पर जो लगान लिया जाता था, 3/20वां हिस्सा था। और इनको यहाँ पर लेने के लिए कौन लेने के लिए आए थे, वो आए थे राजकुमार शुक्ल। यहाँ पर इन शुक्ल ने आग्रह किया था गांधी जी से, जब ये चंपारण में इनका पहला यहाँ पर आंदोलन हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन किया था। यहाँ पर मीर मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया था। 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन। 1920 में फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन चला लिया था, असहयोग आंदोलन। ये फिर इन्होंने 1922 में वापस भी ले लिया था, चोरी चोरा कांड के उसमें, वो मैं आपको अच्छे से आगे करूँगा। 1930 में फिर इन्होंने क्या किया था, 1930 में इन्होंने शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सविनय आंदोलन को सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस। और असहयोग आंदोलन का था नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। इसको याद ऐसे रख सकते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और यहीं पर इनका जो फेमस नारा था डू और डाई का नारा भी इन्होंने यहाँ पर दिया था। अच्छा, 1928 में एक बरदौली सत्याग्रह भी हुआ था, बरदौली सत्याग्रह भी हुआ था। वो किन्होंने किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर किया था। अच्छा, 1917 में, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 1917 में ही जो इनका जो सबसे फेमस क्या है, इन्होंने अपना आश्रम की स्थापना की थी, आश्रम, जो कि इनका साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम किया था। कहाँ ये साबरमती आश्रम? अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में यह आंदोलन है। तो इन्होंने इसकी यहाँ पर नींव रख दी थी 1917 में। तो अभी गांधी जी से रिलेटेड यही आपको क्वेश्चन याद करने हैं। आगे मैं और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो अभी के लिए आप यही याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर थी? तो वो थी हमारी हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हमें हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी। अभी भाई सेंसस को थोड़ा रिवाइज कर लें, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले करवा चुका हूँ। 1872 में किन्होंने करवाई, 1881 में किन्होंने करवाई, और 1872 में बता देता हूँ मायो ने करवाई, फिर रिपन ने करवाई। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली सेंसस 1951 में हुई। अच्छा, ये एक्ट कौन से के तहत करवाई गई थी? 1948 के एक्ट के तहत करवाई गई थी। लास्ट सेंसस हमारे कब हुई थी? 2011 में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो कमिश्नर थे वो कौन थे? CV चंद्रमौली ये थे। अच्छा, इसका मोटो क्या था? मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस। ये पहले करवा चुका हूँ, इसलिए इतनी गंदी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मतलब राइटिंग में आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये कितने चरण में हुई थी? 2011 वाली 2 स्टेज में होती है, 2 स्टेज में होती है। और क्या याद कर सकते हैं हम इसमें? तो हाँ, इसमें हम हिंदू की पॉपुलेशन, वो मैं आपको पहले ही दिन करवा चुका हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, नहीं सिख से पहले हमारे क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन, सिख, फिर बुद्ध, और फिर आ जाते हैं हमारे जैन। ये हमारी पॉपुलेशन की इंडिया में कितने लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं। तो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले हैं 79.8%,
यहाँ पर 14.2%, क्रिश्चियन हैं 2.3%, सिख हैं 1.7%, बुद्ध हैं 0.7% और जैनिज्म है 0.3% के आसपास यहाँ पर फॉलो करते हैं, 0.3 to 0.4। ये हमारे हो गए। अगर हमने पिछली ही वीडियो में हमने क्या किया था, पॉपुलेशन के बारे में किया था कि पॉपुलेशन कहाँ की ज़्यादा है। यहाँ पर हम पहले करवा चुका हूँ भाई, रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर यूटी और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। तो सब पॉपुलेशन हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट के हिसाब से किस में थी, यूपी में। सबसे कम कहाँ पर थी, सिक्किम में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में थी यूटी के हिसाब से। और सबसे कम कहाँ थी, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थाने में थी। और सबसे कम अगर देखें तो दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में थी। ऐसे ही हम कर लेते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट। तो भारत का एवरेज लिटरेसी रेट कितना, 74.04। मेल का कितना इसमें और फीमेल का कितना है, मेल का था 82.14 और फीमेल का था 65.46। सब ऐसे ही हम देख लेते हैं स्टेट और यूटी और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट के हिसाब से हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो हाईएस्ट किसका था स्टेट के हिसाब से, वो था केरला का, और लोवेस्ट में था बिहार। यूटी में लक्षद्वीप का हाईएस्ट है, लक्षद्वीप। और लोवेस्ट किसका है बताओ भाई, दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा था यहाँ पर सरचिप मिजोरम का। और सबसे कम किसका था, लोवेस्ट, वो था हमारा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। तो लिटरेसी रेट हो गया और हमारा पॉपुलेशन मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतनाट्यम गुरु रिसीव्ड द नृत्य सेवा रत्न अवार्ड फ्रॉम द इंडियन फाइन आर्ट्स अकेडमी सैन डियागो इन 2023। तो देखो 2023 में भारतीय ललिता कला अकादमी सैन डियागो नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम गुरु कौन है, तो वो है हमारे हेमा राजगोपालन। तो देखो भरतनाट्यम हमारा कहाँ पर है, ये पहली बार करने जाने इसलिए इतना अच्छे से लिखूंगा भरतनाट्यम। तो ये तमिलनाडु का है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। सोलो परफॉर्म किया जाता अकेले में, मतलब अकेले परफॉर्म किया जाता है, इसके साथ कोई नहीं परफॉर्म करता, सोलो परफॉर्म। और सोलो परफॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, एक हार्या। पहले भरतनाट्यम नहीं बोलते थे, पहले इसको ओल्ड नेम थे इनके भरतनाट्यम डांस के, वो थे हमारे सादीर और थे तीव्रट्टम। और 1910 में ही इसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था, बैन बाय ब्रिटिशर्स। तो चलिए एक बार इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो भी हम कर लेते हैं, जो इनके हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं वो कर लेते हैं। देखो अलारम वैली, दूसरी हैं रुक्मणी देवी अरुंडल, तीसरी हमारी पद्मा सुब्रमण्यम, फोर्थ हमारी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। अगली हमारे दो हैं अरे यार क्या बोल रहा हूँ, मिरालिनी सारा भाई, दो हैं ये, और एक है मल्लिका सारा भाई।
मीरालिनी, हाँ अब नाम आया ना समझ में। अगली हमारी यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति। उससे हमारी अगली है लीला सैमसन, लीला सैमसन। उससे अगली हमारी सोनल मान सिंह। ये ट्रिक से करवा दूंगा यार, चिंता मत करना, वो मेरा काम है। मान सिंह। उससे अगली हैं शांता धनंजय, दो हैं ये धनंजय से भी, धनंजय कैसे लिखा जाएगा, जय। और हैं वीपी धनंजय, वीपी धनंजय। ठीक है, एक ना भाई थोड़ी स्पेलिंग में मेरे से एरर हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना तुम। तो देखो अब इसको कैसे याद करोगे, मैं ना एक बार ट्रिक भी लिख देता हूँ, इनकी याद करने की ट्रिक। वो मेरा काम है भाई याद करवाने का। तो ट्रिक है इसकी, जब भारत में सारे भाई, जब भारत में सारे भाई के पदम पड़े तो यामिनी, मीनाक्षी, रुक्मणी, रुक्मणी ने अलार्म भर के लीला देखी। और इसमें दूसरी ट्रिक हमारी बनती है, भारत में मैन, मैन धन कमाता है, धन कमाता है। तो इनको देखो कैसे याद करोगे। यहाँ पर भारत, भारत से क्या हो गया, भरतनाट्यम। सारा, सारा से हमारे दो हो गए, मीरालिनी साराबाई और मल्लिका साराबाई। ठीक है, पद्मा, पद्मा से हो गया हमारी पद्मा सुब्रमण्यम। यामिनी, देखो इनके पीछे ना ई आ रहा है, यामिनी, मीनाक्षी, रुक्मणी। तो यहाँ पर रुक्मणी, मीनाक्षी, यामिनी, देखो इनके नी, तो तीनों के पीछे ना नी आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो, नी। अलार्म भर के लीला देखी, अलार्म वैली और लीला सैमसन, लीला देखी। तो जब भारत में सारे भाइयों के पदम, मतलब पदम का मतलब होता है पैर, पदम पड़े तो यामिनी, मीनाक्षी, रुक्मणी ने अलार्म भर के लीला देखी। फिर आ जाता भरत, भारत में मैन, भारत में मैन धन कमाता है, तो भारत से फिर से भरतनाट्यम मैन, सोनल मान सिंह और धन से धनंजय। तो शांता धनंजय और यहाँ पर वीपी धनंजय आपको याद करना, ये शांतो नहीं है, ये शांता है। शांता धनंजय और वीपी धनंजय ऐसे आप याद कर सकते हो। अच्छा आप, अब मैं पकड़ गया ना आपकी, आप ये बोलोगे भाई ये कैसे याद करें, यामिनी, मीनाक्षी, क्या बता हमें ई को या और याद आए, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, RYM, राम। देखो वैसे हम ऐसे लिखते हैं ना राम, तो ये हम ऐसे लिखना आपको RYM। तो यहाँ से आप R से किसको पकड़ोगे, रुक्मणी को, Y से यामिनी को और M से मीनाक्षी को। तो ऐसे आप बड़े ही आसानी से जो हमारा भरतनाट्यम डांस है वो हमने याद कर लिया। हालांकि अभी ये थोड़ा और बचा हुआ भरतनाट्यम, पर आज मैं आपके लिए इतना ज़्यादा हेडेक नहीं करने वाला। अभी बस आपको यही नाम है वो याद रखने होंगे। एक बार कथक कर लें, रिवाइज नहीं करेंगे, कथक मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो कथक है पैट्रनाइज बाय किसके था, मुगल्स के था। अच्छा कथक के हम एक्सपोनेंट्स भी कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स। तो कथा हम कब सुनते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता, तो अस्ताना सिस्टर्स, अस्ताना सिस्टर्स थी यहाँ पर, दो थी, नाम बताना। अच्छा फिर हम यहाँ पर जो सूर्य अस्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, सितारा, सितारे निकल जाएंगे, सितारा देवी। प्रसाद मिलेगा हमें जब हम कथा होगी। ये कथा का ना कथा से ही ओरिजिनेट हुआ है, कथा से। तो प्रसाद हमारे कौन कौन से बताओ, ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी, नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद, कालका प्रसाद। अच्छा फिर हम क्या होता है, ये जो हमारी कथा होती है ना मंगल होती है, मंगल, पूरी ट्रिक लिख दे रहा हूँ आपको, इनके नाम याद होने चाहिए, मंगल, कुमकुम, नारायण, नारायण। अच्छा माया थी, माया आती है, फिर लाखिया थी, ये थी हमारी कितनी। अच्छा फिर हमारे महाराज भी थे 3,
महाराज बिरजू अच्चन और बिरजू अच्चन, और एक और महाराज थे कौन, बिरजू थे, अच्चन थे, और बिरजू महाराज, अच्चन महाराज, एक और महाराज थे भाई, क्या दिमाग में नहीं आ रहा, बिरजू अच्चन, एक और महाराज थे भाई, वो भी कति दिमाग से निकले हुए हैं, अभी ना वहीं पर दिमाग रहेगा, बिरजू अच्चन। अच्छा, कथक में हमारे 3 घराने थे, एक तो जयपुर घराना था, एक लखनऊ घराना था, एक हमारा बनारस घराना था। इनके फाउंडर भी बता दो भाई। फाउंडर जयपुर के जय भानु जी, भानु जी, लखनऊ वाजिद अली जी, वाजिद अली जी, और बनारस बना प्रसाद, तो यहाँ पर भी प्रसाद थे। बिरजू अच्चन लच्छू आया ना याद, लच्छू महाराज। आपके आगे ऑप्शन होंगे ना, मैं तो भाई सीधा ही बता रहा हूँ कि आगे ऑप्शन होंगे तो आप बड़ी ही आसानी से इनको कर लेंगे। तो हमारा जो इसमें सेवा रत्न पुरस्कार सम्मानित भरतनाट्यम गुरु हैं हेमा राजगोपालन। अच्छा, मैंने भरतनाट्यम से पहले की वीडियो में आपको 2 और नाम याद करवाए थे भरतनाट्यम। एक तो कौन थी, नर्तकी नटराज, और एक कौन थी, हेमा मालिनी। ये भाई पहले शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में था, तो वहाँ से मैं ये याद आया अभी, हेमा मालिनी। तो ये दोनों भी कहाँ से हैं, ये जो धर्मेंद्र की पत्नी है ना, वो हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो हेमा मालिनी भी यहाँ पर हमारी भरतनाट्यम से ही रिलेटेड हो जाएंगी। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। इंग्लिश में भी कर देता हूँ। तो इसमें बताया गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस। मतलब क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है और ये कोई भी मिनिस्टर है, वो चाहे तो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में कहीं पर भी अपना बैठ सकता है या बोल सकता है, राइट टू स्पीक है। तो हमारा आर्टिकल 88 में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल पहले ही बता चुका हूँ, 76 आर्टिकल में देखने को मिलता है। अभी बात कर लेते हैं भाई, हमारी मौलिक अधिकार चले हुए थे, फंडामेंटल राइट्स, जो हमने पिछली वीडियो में किए थे। फंडामेंटल राइट हमारे कितने होते हैं बताओ। एक तो हमारा था किसका, राइट टू इक्वालिटी, फिर था राइट टू फ्रीडम, फिर था राइट टू फ्रीडम, फिर था उसके एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, फिर था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, फिर था क्या था, कल्चरल और एजुकेशन, और आखिरी था रेमेडीज। तो हमारे 6 यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। फिर हमने 14 से 18 तक किए थे, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या था, समानता का अधिकार, ये रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले करवा चुका हूँ। समानता का अधिकार, लिंग जाति आदि पर भेदभाव की मनाही, अवसरों की समानता, छुआछूत की समाप्ति, और 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। पहले ही करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज में, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बस एक रिवाइजन करवा रहा हूँ क्योंकि आपको बड़े ही आसानी से याद हो जाए। अच्छा, 19 के भी फिर हमारे 6 पार्ट हैं, फिर हमारा 19 और 20 को अभी हम देख लेते हैं, फिर हमारा 21, 22, पहले चलो 19 और 20 को देखते हैं आराम से। तो देखो 19 में हमारी क्या है, हमें एक बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता हमें इसमें 19 में दी गई। इंग्लिश वालों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ हमने हटा दिया, एफ नहीं है यहाँ पर, और जी है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया है कहीं पर इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के। मैं ये याद भी करूँगा, चिंता मत करना। अगला हमें कोई भी अपनी यूनियन बनाने की, यूनियन या एसोसिएशन मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता है, एसोसिएशन बनाने की, कहीं भी घूमने की, कहीं भी पूरे देश में घूमने की, कहीं भी पूरे देश
में घूमने की स्वतंत्रता कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी पूरे देश में बसने मतलब रहने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो भाई इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कि हमें फ्रीडम ऑफ असेंबल विदाउट आर्म्स, यहाँ पर यूनियन एंड एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मेक यूनियन एंड एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ घूमने को क्या कहते हैं, मतलब कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यह याद रखना भाई, और कहीं भी पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी बस जाओ, ये होते हैं। तो देखो ऐसे आप कैसे याद रख सकते हो, तो कहीं भी आप ना पहले तो जाके किसी से बोलोगे, मान लो कहीं पर आप गए और भाई किसी इंसान से पहले आप बोलना ही तो शुरू करोगे ना, फिर आपने बोला, फिर ना आप बोलना शुरू करें, आप एक अच्छे दोस्त बन गए, 2-3 अच्छे दोस्त बन गए, तो आपने क्या किया, वहाँ पर ना इकट्ठा होना शुरू कर दिया। पहले आपने किसी से बोलना शुरू किया, फिर आपने किसी के साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया। फिर भाई सोचा चलो हम यार ना एक कमेटी बना लेते हैं, हम ना काफ़ी बंदे हो गए, 7-8 बंदे हो गए, तो हमने अपने एक एसोसिएशन बना लेते थे, यूनियन एंड एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता। फिर आप सोचते हो कि भाई यहाँ पर तो मैंने एसोसिएशन बना लेते हैं, चलो हम दूसरे जगह पर भी जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, तो कहीं भी पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है, यहाँ पर मैं दूसरे जगह पर घूमने जाता हूँ। फिर वहाँ पर मेरे को यार वो जगह ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं वहाँ पर अपने कहीं भी पूरे देश में, मान लो मैं कहीं पर घूमने गया और मुझको जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो वहाँ पर मैं बसना चाहता हूँ, तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। फिर मैंने सोचा भाई अब बस तो गया, कुछ खाने को भी तो चाहिए, तो हमें क्या है यहाँ पर व्यापार भी शुरू कर लेता है। तो देखो एक बार ना अपनी आँखें बंद करो और मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। पहले आप कहीं भी किसी के साथ बोलने गए कि मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फिर आपने क्या किया, वहाँ पर एक इकट्ठा हुए, आप कई सारे बंदे हो गए, इकट्ठा हुए। तीसरे में क्या आपने एक संघ बना लिया। चौथे में क्या आपने भाई सोचा कि मैं थोड़ा चलो और एक्सप्लोर करता हूँ, मैं यहाँ पर और थोड़ा घूमने जाता हूँ, तो यहाँ पर आप फोर्थ में कहीं भी घूमने जा सकते हो। फिर तो आप घूमने गए, घूमने के बाद आपने क्या किया कि भाई मैं यहाँ पर बसना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और उसके बाद बसने के बाद आपने व्यापार भी करना शुरू कर दिया। तो जी में यहाँ पर है व्यापार। ऐप में यहाँ पर क्या था, ऐप को हमने ना यहाँ पर 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, उसके तहत हमने इसको हटा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत हटा दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करूँगा, चिंता मत करो। 20 में हमें क्या है, 20 में एक तो है हमें अगर मान लो आपने कोई अपराध किया तो आपको ना इस कानून, जो अभी कानून है ना, उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो आपको कोई भी एक्स पोस्टो लॉ के तहत सज़ा नहीं होगी। मतलब मान लो पहले भाई राजा महाराजा थे, कोई भी आप गलती करते थे तो आप सीधा नाड़ कटवा देते थे, लेकिन अभी आप सेम वही गलती करोगे तो आपको भाई जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसके हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, ना कि भाई पिछले समय में। मान लो आपने कोई अपराध किया, 19 तारीख तक तो उसकी सज़ा थी, मान लो कोई भी अपराध है उसकी सज़ा थी भाई यहाँ पर फांसी, लेकिन आपने 20 को अपराध किया और भाई 20 को ही एक नया कानून आ गया कि भाई अभी ना ये फांसी नहीं होगी, आपको ना उम्र कैद होगी, उम्र कैद। तो अब आपने ये 20 को अगर यहाँ पर ये जुल्म किया है ना, मतलब कोई भी गुनाह किया है, तो आपको 20 के हिसाब से लगेगी, ना कि 19 के हिसाब से। अगर भाई आपने 19 को यह काम किया है, मान लो आप 20 को पकड़े गए, तो अगर आपने 19 को किया ना तो आपको 19 के हिसाब से फांसी ही लगेगी। तो ये होता हमारा एक्स पोस्टो लॉ। फर्स्ट है, यहाँ पर भी 3 होते हैं, नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक गुनाह के लिए ना आपको 2 बारी किसी गुनाह के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। मान लो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपको फांसी उम्र कैद लग गई, और भाई अब कुछ नया कानून आ गया कि ये नहीं होगा, उसकी जगह मान लो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। वैसे इंडिया में नहीं होता, मान लो हाथ काट दिए जाएंगे, तो भाई आपको उम्र कैद भी हो रही है, फांसी यहाँ पर अब हाथ भी काटे जा रहे हैं, तो एक ही गुनाह के लिए आपको 2 यहाँ पर डबल जियोपार्डी नहीं होगी, मतलब 2 बारी सज़ा नहीं सुनाई जा सकती।
तीसरा, आप अपने नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंग्लिश में होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप ना अपने खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते। मान लो आप यहाँ पर कोर्ट में खड़े हो और भाई जज साहब बोलते हैं कि भाई आपने क्या अपना गुनाह कबूल कर लिया, आप कहोगे हाँ मैंने कर लिया, तो यहाँ पर जज ना उसको मान लेंगे, पर वो ना आपके लिए एक एविडेंस नहीं होगा। इसलिए भाई पुलिस पकड़ती है ना, आपसे पहले तो सच उगलवाएगी, फिर वहाँ पर जहाँ पर आपने जो वो अपने एविडेंस छुपाए हैं वहाँ पर आपके साथ जाएगी, और जाने के बाद आपसे वो सर्च करेगी, तो वहाँ से एविडेंस इकट्ठा करेगी। तो आपकी जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ना, जो आपने खुद अपना जुल्म कबूल किया, उसकी भाई कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो 19 और 20 हो गए। अगर हम 21 में देखें तो 21 में हमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और भाई आपको पता है आपातकाल जो हमारा 368 के तहत लगता है उसमें 20 और 21 आर्टिकल निरस्त नहीं होते हैं, ये बस याद आ गया 21 को देख के। 22 में हमारा क्या मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, मतलब भाई कितनी भी आपको आपदा आ जाए, आपके ना कोई देही है, मतलब आपको कोई मरने के लिए विवश नहीं कर सकता, आपके प्राण है ना वो मूल्यवान है। इसलिए भाई अगर कोई फांसी लेता है तो भाई उसको अगर ये वो बच जाता है ना, तो उसको यहाँ पर कैद हो जाती है, तो इसलिए ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो बनाई गई है। अगर यहाँ पर एक 21A भी आ जाता है जिसमें आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन। अच्छा यहाँ पर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अभी हम 23 और 24 भी कर लेते हैं, राइट टू एक्सप्लोटेशन के इसमें। तो 23 में कोई भी भाई यहाँ पर आपकी जो बॉडी है उसको नहीं बेच सकता, मतलब कोई भी ह्यूमन टैरिफिंग नहीं कर सकता, कि मतलब कोई भी है भाई आपको ह्यूमन जो टैरिफिंग होती है, भाई मेरी थोड़ी ही बोलने की है ना वो थोड़ी अजीब है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, कोई आपको खरीद या बेच नहीं सकता। 24 में भाई 14 साल के कम बच्चों को हम कारखाने में यहाँ पर मतलब उनका काम नहीं ले सकते, जो 14 साल तक बच्चे, मतलब एक टाइप से हम बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, तो 24 आर्टिकल में हमारा ये दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, मैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साथ के साथ मैं यहीं करवा देता हूँ। तो देखो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कौन सा हुआ था, ये हुआ था 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या था भाई, जो ज़मीन के बारे में था, भूमि का था, उसके सुधार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले किया गया था। उसके बाद हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आता, उसके बाद आता हमारा 1967 का 21वां। इसमें जो कि भाई मैंने आपको 8वीं अनुसूची में 14 पहले 22 थी, 22 पहले, अब 22 है, पहले 14 थी, तो 15वीं जो भाषा जुड़ी थी सिंधी, तो ये 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के ही तहत जुड़ी थी। अगला है भाई 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 24वां। तो इसमें क्या था कि भाई ये था हमारा संविधान में संशोधन के रिलेटेड, कि भाई संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं और उनके जो मौलिक अधिकार है ना उनमें भी यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। इसलिए भाई 21A है हमारा, इसमें जोड़ दिया गया था मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। और जो भाई राष्ट्रपति है उसको बाध्य बना दिया था कि आपको ये जो विधायक है ये पास करना होगा। तो 24वां जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये इंदिरा गांधी ने किया था कि ये मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती हैं और यहाँ पर ये जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया था। तो अभी भाई ये हमारे 1 2 3 तो हो गए, चलो मैं 1 2 और करवा देता हूँ। एक तो 1971 का हो गया। अच्छा फिर हमारा क्या आ गया था, एक 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था और एक 36वां, ये साथ ही में याद करने होते हैं। ये था 1974 का, ये था 1975 का। तो इसमें क्या था, जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम को एक सहयोगी सहायक राज्य बनाया था यहाँ पर। तो ये सिक्किम भाई हमारा जो हमने बाद में इसको अपना काबू में किया था, और 1975 का जो सिक्किम को पूर्ण दर्जा हमने पूर्ण राज्य मान लिया था, पूर्ण राज्य मान लिया था।
तो ये भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैंने इसमें करवा दिए हैं आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है द ट्रेनिंग अकेडमी फॉर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर। तो जो आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो किन के नाम पे होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे पहले कानून मंत्री भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, जो हमारी लबासना है LBSNA, तो लबासना किन के ऊपर है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है। ये हमारी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लबासना कहाँ पर है, यूके में है। और जो ये सरदार वल्लभ भाई आईपीएस की ट्रेनिंग होती है ये कहाँ पर होती है, तेलंगाना हैदराबाद में होती है, मतलब हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद में है ये। और ये हमारी उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है लबासना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज रिवर्ड एज कर्नाटका संगीत पितामह। तो जो कर्नाटका संगीत पितामह किन्हें कहते हैं, वो कहते हैं हम पुरंदर दास को। मैंने बताया भाई जो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक है, ये पहले ही करवा चुका हूँ, फादर ऑफ कर्नाटिक ऐसे भी लिखते हैं, और कर्नाटका संगीत पितामह इन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक किन्हें कहते हैं हम, पुरंदर दास जी को। और ऐसे ही भाई यहाँ पर क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक वो किन को कहते हैं, वो कहते हैं हम, अरे भाई दिमाग से निकल गया यार अरे 1998 में उन्हें वो मिला ना भारत रत्न। अरे भाई क्या, और आज कति याद नहीं आ रहा है यार, पद्मा सुब्रमण्यम, नहीं। तो भाई 1998 में उन्हें भारत रत्न मिला था, फिर से याद आएगा भाई, आज दिमाग ही नहीं काम कर रहा। 1999 में किन को यहाँ पर भारत रत्न मिला था, वो मिला था हमारा, अरे भाई साहब कति दिमाग में नहीं आ रहा आज तो। फिर 2001 में यहाँ पर 2 को मिला था, यहाँ पर ही 1 तो मिला था किन को, बिस्मिल्लाह खान को। और एक और मिला था भाई, यार आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, 2008 में भीमसेन जोशी जी को मिला, भीमसेन जोशी। हाँ 1990 याद, 1999 का तो याद है, रविशंकर जी को। और 2001 में बिस्मिल्लाह खां, और हमारी इनको क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहते हैं, भाई याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आशा भोसले की बहन वो लता मंगेशकर, हाँ लता मंगेशकर जी को मिला था, लता मंगेशकर। 2008 में भीमसेन जोशी जी को मिला। 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को मिला, जो कि यंगेस्ट हैं भारत रत्न पाने वाले। और अरे ऐसे नाम बन रहा था उनका 1998 में, जिनको सबसे पहले मिला था, बिल्कुल भी दिमाग से निकल गया भाई। चलो अच्छा, भारत रत्न है वो कब हुए थे, वो हुए थे 1954 में। पहले सबसे पहले 3 लोगों को मिला था, एक तो था सी वी रमन, दूसरा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, तीसरी थी सी राजगोपालचारी जी को, राजगोपालचारी जी को मिला था। अभी 2024 में भी भाई बहुत सारे बंदों को यहाँ पर भारत रत्न मिला है। तो वो कौन कौन से, एक तो हमारे चौधरी चरण सिंह, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद MS सुब्बुलक्ष्मी, अरे भाई अब याद आ गया ना, MS स्वामीनाथन से याद आया, ME स्वामीनाथन, देखो कहाँ स्वामीनाथन, तो भाई 1999 में ना MS सुब्बुलक्ष्मी है, कहाँ गया वो, क्वीन ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक ना MS सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था सबसे पहले, MS सुब्बुलक्ष्मी। देख रहे हो कहाँ से कहाँ, मतलब आपके पास तो ऑप्शन आएंगे भाई, मेरे को तो इतनी सारी चीज़ें याद रखने लगती हैं। तो MS स्वामीनाथन जी को है, देखा याद आ गया ना। अगला हमारा कर्पूरी ठाकुर भाई, दिमाग बेशक मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, दिमाग वहीं पड़ता है MS सुब्बुलक्ष्मी भाई। तो MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और चौधरी चरण सिंह है। तो इनको 5 को यहाँ पर किन भारत रत्न
भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न से हो गया। अच्छा, 1971 में इंदिरा गांधी जी भी है ना, इंदिरा गांधी जी को भी भारत रत्न मिल गया था। मतलब जब तो ये जीवित थी और इनको ही क्या कहा जाता, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। भारत में भाई 4 हैं जो सर्वोच्च ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और चौथा है हमारा पद्म श्री। तो ये आपको याद रखने होंगे। आई गेस पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो ऐसे ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रिशन आर करेक्ट। तो देखो इसमें ना आप बड़ी ही आसानी से खेल सकते हो। वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट, तो सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो ऑप्शन ए और बी है वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। जो ए, सी, एच, ओ, एन, पी एंड के आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल है। जो हमारा आयरन है, मैग्नीशियम है, निकल, कोबाल्ट है, आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ठीक है। तो देखो अभी हम विटामिन्स के बारे में कर लेते हैं। विटामिन्स मैं हालांकि पहले ही करवा चुका हूँ। विटामिन्स जो हमारे कीड़ा वाले होते हैं ये हैं फैट सोल्यूबल, और बी सी होते हैं हमारे कौन से, वाटर सोल्यूबल। हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के जो साइंटिफिक नेम है वो भी कर चुके थे। इसका था रेटिनोल, बी का था बी, ये हमारा थायमीन, सी है एब्सकॉर्बिक एसिड, डी था कैल्सीफेरोल, ई था हमारा टोकोफेरोल, और विटामिन के था फाइलोक्विनोन। चलिए अब बी के भी याद कर लेते हैं। वो हमारे रहे हुए थे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसमें याद रखना भाई हमारे B4 नहीं है, B8 नहीं है और B10 नहीं है और 11 नहीं है। तो 4 2 जा 8, 10 और 11 ऐसे याद रख सकते हो। 4 2 जा 8, 10 और 11 हमारे नहीं देखने को मिलते हैं। तो B1 जैसे कि मैंने आपको बताया थायमीन, B2 है हमारा राइबोफ्लेविन, ये भी आपको याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। B3 है नियासिन, वो भाई पहले ही करवा चुका हूँ। जो मैंने ये करवाया ना ABCD, ये मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूँ, पिछली क्लासेज में आप जाके देख सकते हो। B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B6 है पायरोडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 है फोलेट या फोलिक एसिड, फोलेट, और B12 है कोबामीन। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो देखो इसको ना हिंदी की एक ट्रिक बनाई है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठोस रंग नहीं पसंद पगले टिन वाली फेरी को। तो ठो से हमारा थायमीन, रे से हमारा राइबोफ्लेविन, नहीं न से नियासिन, पै से पेंटाथोनिन और पेंटो तो हम B5 से ही याद रख सकते हैं। पै से पायरोडोक्सिन, टीन से हमारा बायोटीन, फेरी फोलिक एसिड, और को से हमारा कोबालमीन। तो ठोस रंग नहीं पसंद पगले टिन वाली फेरी को, ठोस रंग नहीं पसंद पगले टिन वाली फेरी को। तो आप ऐसे भी याद इनको रख सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द चैंपियन 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ इज एसोसिएटेड विद विच ओकेशन। तो जो ये कैंपेन है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ है, ये हमारी गांधी जयंती से रिलेटेड, जो कि हमारा 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को ही भाई हमारी लाल बहादुर
शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। अभी यहाँ पर गांधी जी के बारे में थोड़ी ही और भी बातें हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो, गांधी जी यहाँ पर इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए कब जाते हैं? 1889 से 91 में। 1889 में चले गए थे, 91 में वापस आ गए थे। इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 1893 में जो एक दादा अब्दुल्ला नाम करके थे, उनके लिए ये साउथ अफ्रीका जाते हैं उनका केस लड़ने के लिए। और ये साउथ अफ्रीका के भी डरबन शहर में गए थे। और ये भाई साउथ अफ्रीका में कब तक रहे थे? लगभग ये 21 साल तक रहे थे। और 9 जनवरी 1915 को भारत ये वापस आए थे। इसी दिन भाई हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। अच्छा, इन्होंने ना कुछ यहाँ पर संस्थाएं बनाई थी। 1894 में जाते ही इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। नटाल कांग्रेस, ये सब नए साउथ अफ्रीका में ही कर रहे होंगे। यहाँ पर नटाल कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना कर दी थी। 1903 में इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी रिलीज की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरू की थी। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1917 में तो यहाँ पर साबरमती आश्रम अहमदाबाद की थी, लेकिन 1904 में फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका में रहते हुए ने की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और भाई 1910 में इन्होंने क्या किया? टोल्स्टॉय फर्म जो जोहानबर्ग में है, उसकी भी स्थापना की थी। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो गांधी जी के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं। बस गांधी जी का लगभग मैंने किस्सा यहाँ पर थोड़ा ख़त्म ही कर दिया। बस उनके थोड़े पॉइंट और बचे हैं, फिर आपको गांधी जी से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से याद हो चुकी होगी। अगला है बिलो द टू केमिकल इक्वेशन ZnCuS4 जो एक्वारेजिया है, ये क्या बन गया? ZnSO4 एक्वारेजिया प्लस कॉपर। यहाँ पर PbCl2 यहाँ पर कॉपर। तो यहाँ पर ना, वाई डज कॉपर गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म इन बोथ द केसेस? तो जो कॉपर है वो इन देखो दोनों में ही ना अलग हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक और लेड है ना, वो बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर लेड है, लेकिन जो कॉपर है ना वो बहुत, जो ये दोनों है ना ये मोर रिएक्टिव होते हैं किससे? कॉपर से। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स पोसेसिस देयर ओन DNA एंड कैन सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर देयर फंक्शन? तो किन के पास अपना खुद का DNA होता है और वे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। सेल से रिलेटेड भाई चलो रिवाइज करते हैं। सेल की खोज कब हुई थी? 1665 में किन्होंने की थी? और 1674 में यहाँ पर हुक थे, और यहाँ पर लीवन होक ने पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, इन्होंने यहाँ पर पॉन्ड वाटर से लाइव सेल की खोज की थी। अच्छा, जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। सेल की थ्योरी क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूक्लियस की खोज किन्होंने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, सेल में हमारे क्या क्या होते हैं? एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लांट सेल में क्या होती है? एक प्लांट सेल होती है, लेकिन ये एनिमल सेल में प्लांट सेल नहीं होती है। अच्छा, फिर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP बनाता है ये, जो हमारी एक सेल की करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी। फिर होते हैं वैक्यूल्स, इनमें पानी स्टोर होता है। प्लांट में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर होते हैं गोल्गी अपैरेटस, स्मूथ और रफ में क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ वाले में क्या होते हैं? फैट और लिपिड्स होते हैं। फिर हमारे क्या हैं? गोल्गी बॉडीज हो गई,
गोल्गी बॉडीज़ क्या काम करती है, ये डिस्पैच, ये मतलब एक टाइप से पोस्टमैन का काम करती हैं। वैक्यूल्स हो गए, गोल्गी बॉडीज़ हो गई। अच्छा, गोल्गी बॉडीज़ की खोज किन्होंने की थी, कैमिलियो गोल्गी जी ने की थी। वैक्यूल्स हो गए, गोल्गी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, और क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अच्छा, लाइजोसोम्स, लाइजोसोम क्या होते हैं, लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और बस इतना ही आपको करना है, रिवीजन हो गया हमारा सेल का भी। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज अ फेमस प्रपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम रुक्मणी जी, मिनी मिनी मिनी, 3 नी करवाई थी ना मैंने, तो आप इनको याद कर लेना। चलिए, और ये भी करवा चुका हूँ, नहीं, सुनंदा नायर तो हमने करी थी। सुनंदा नंदा ये कहीं की थी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो है, कौन सा था हमारा, आंध्र प्रदेश का मोहिनी अट्टम, तो उससे रिलेटेड दिए। इन द ग्रेट स्तूपा एट सांची देर आर हाउ मैनी गेटवेज नोन एज टोराउंस एट द कार्डिनल पॉइंट्स टू द कंपास। भाई आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 55 मिनट के आसपास हो चुके हैं वीडियो, अभी क्वेश्चन पहुँचे हैं हम 13वें, तो जल्दी से करते हैं। तो सांची के महान स्तूप में कितने द्वार हैं, 4 द्वार हैं, जिनको हम तोरण कहते हैं। सांची का स्तूप बनवाया किसने था, ये बनवाया था अशोका ने, अशोका ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 46 है। अच्छा, मैंने आर्टिकल 44 का भी बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूसीसी हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 में हमने किया था। अभी तक हमने डीपीएसपी किए हैं, 2 ही आर्टिकल किए हैं, एक तो 46, एक है 44। 46 मैंने जैसे कि बताया, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए हमारा होता है। डीपीएसपी हमने कहाँ से कहा था, 36 से लेकर 51 तक कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। डीपीएसपी का 51A है, कहाँ से लिया है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए हैं, पहले ही कर चुके हैं, टोटल 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया था, 2002 में ये जोड़ा गया था। तो अभी ज़्यादा रिवाइज नहीं करते हैं, पहले ही काफ़ी रिवीजन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीता गोविंद लिखी है, तो गीता गोविंद किन्होंने लिखी है, जयदेव ने। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो, जय, जय हो गीता की, जय हो गीता की, जय हो गीता की, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो थोड़ी ही मैं 1-2 और लिखवा देता हूँ। एक तो है वाई आई एम अथिस्ट, वाई आई एम अथिस्ट, कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ, अथिस्ट का मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। तो वाई आई एम अथिस्ट, ये है हमारे भगत सिंह जी की, भगत सिंह जी की है। अगली है द स्टोरी ऑफ माई, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। तो ये तीनों ही पुस्तक इनकी हैं, ये लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय। अगली है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किनकी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी की, राजेंद्र प्रसाद जी की। तो अभी भाई यही आप मेनली 3 हैं, ये बुक्स आप याद रखना, मतलब 3 जो बंदों की हैं ये आप याद रखना। रिवीजन अभी मैं किसी की भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी पहले ही वीडियो हो चुकी है। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे, तो मौर्य उत्तर काल में उत्तर पश्चिमी भारत के प्रथम विदेशी थे, ये थे यूनानी, बैक्टेरियन यूनानी थे, वो मौर्यन काल में आए थे, बैक्टेरियन ग्रीक। अगला, एज ऑफ 2023 व्हाट इज द नंबर ऑफ मेजर पब्लिक सी पोर्ट इन इंडिया। तो अभी जो मेजर पब्लिक सी पोर्ट हैं वो कितने हैं, अभी भी ये हैं हमारे 12। चलिए अगले, इन साइकिलिंग व्हाट इज अ पेल्टोन। तो पेलोटोन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ राइडर इन ए टाइट पैक ड्यूरिंग अ रेस। तो देखो, अगर हम साइकिल जब चला रहे होते हैं, साइकिल ये मान लो चला रहे हैं, तो यहाँ पर नज़दीक जब हम काफ़ी सारे राइडर्स आ जाते हैं तो उनको ही पेल्टोन बोलते हैं। अगला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल तमाश। तो तमाश के हैं वो ऑथर कौन है, वो है हमारे भीमसेन साहनी जी, विषम साहनी जी हैं, वो तमाश के हमारे ऑथर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला है, एज ऑफ जुलाई
2023 137 यूनिक प्रोडक्ट्स अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हैज़ बीन नोटिफाइड फ्रॉम हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। तो 137 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हैं। तो कितने हैं? 713 इसमें यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ली गई हैं। अगला, व्हाट इज़ द हाईएस्ट हाइट ऑफ द कंचनजंगा पीक ऑफ हिमालय। तो कंचनजंगा पीक है वो कितनी है? तो वह 8598 मीटर। अच्छा, सबसे ऊंची जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है वो है माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर। उसके बाद है K2 की कितनी है? 86111। ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये हमारी पड़ती है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची है कंचनजंगा जो कि हमारी सिक्किम राज्य में पड़ती है, 8598 है। कहीं कहीं ये आपको कम ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर भाई SSC ने 8598 मानी है, तो आप इसको ही याद रखना 8598 है जो SSC के हिसाब से हमें देखने को मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सेंसस एक्ट इनएक्टेड एंड एक्सटेंडेड टू द वोल ऑफ इंडिया। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जनगणना अधिनियमित किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया। तो मैंने जैसे कि बनाया भाई, जनगणना अधिनियम था 1948 में आ गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1948 है। अभी जो सेंसस की काफ़ी सारी बातें बच गई थी। 1951 में पहली बार सेंसस हुआ था। सबसे पहले अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो 7वां सेंसस था। अगर हम सबसे पहले हमारा सेंसस पूर्ण रूप से कब हुआ था? 1881 के। तो उसके हिसाब से देखें तो हमारा ये 15वां सेंसस था। अच्छा, 1830 में सेंसस करवाया गया था। कौन सी सिटी में करवाया गया था? और ढाका सिटी में करवाया गया था। किन के द्वारा? हेनरी के द्वारा, हेनरी जी के द्वारा यहाँ पर ढाका में सबसे पहले सेंसस करवाया गया था। तो सेंसस से रिलेटेड मैंने आपको सभी के सभी पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करवा दिए, ये भी मैं पहले ही मैं करवा चुका हूँ। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उग्र मौद्रिक नीति के रूप के मामले में रेपो रेट दरों पर सामान्य उपचार क्या है? इंग्लिश में कर देते हैं, व्हाट इज द यूजुअल ट्रीटमेंट ऑन रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ होकाइस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। तो होकाइस में क्या होता है, जो रेपो रेट है ना उनको बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडिया फर्स्ट क्रिकेट टीम कैप्टन। ये मैं पहले करवा चुका हूँ। तो इंडिया के पहले टीम कैप्टन कौन थे? वो थे हमारे CK नायडू जी। अभी मैं क्रिकेट का पूरा फिर से रिवाइज करवा दूंगा, जो कि 1932 में हमारा पहला जो फर्स्ट क्रिकेट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, ये भी पिछली वीडियोज में करवा चुका हूँ। उसमें ये हमारे पहले कैप्टन बने थे CK नायडू जी। चलिए अब बुक्स कर लेते हैं रिवाइज। हम करते हैं यहाँ पर कम से कम 15 बुक रिवाइज। आखिरी क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं ना, तो अभी हम टाइम है हमारे पास, तो 15 बुक तो रिवाइज करनी बनती है ना, जो हम करवा चुके हैं। तो स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट पहले करवा चुका हूँ। ये है कपिल देव जी की। और प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये है सचिन। इनको पूरा लिख देता हूँ, कपिल देव, ऐसे हमें याद रहेंगे। सचिन तेंदुलकर जी की। अगली है नो स्पिन, शेन वॉन, ये पहले ही करवा चुका हूँ इसलिए भाई ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं। अगली है सिक्स मशीन, वो है क्रिस गेल। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये क्या है? सौरभ गांगुली जी की, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये किनके है? युवराज सिंह की। अच्छा, उसके बाद है गोल, वो किनकी है? मेजर ध्यानचंद जी की, ध्यानचंद। अ शॉट एट हिस्ट्री, वो कौन है? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहली बारी गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल में, अभिनव बिंद्रा। अगली है माइंड मास्टर, ये कौन है? ये है हमारे विश्वानंद आनंद जी, जिनको 1991 में पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, माइंड मास्टर। अगली है अनब्रेकेबल, मैरी कॉम जी की,
अगली है एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओड्स, ये है सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा। और है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, ये है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। और किन की हमारी रह गई, गोल, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किन की है, ये है मिल्खा सिंह जी की, मिल्खा सिंह। अगली है टोटल रिकॉल, जिम के भगवान आर्नोल्ड स्क्वेनेजर। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, ये किन की है, वो है माइक टाइसन जी की। तो भाई ये है हमारी 15 बुक हैं जो स्पोर्ट्स से मैंने आपको अभी रिवाइज करवा दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं हम, अगर लगभग हम देखें ना 70 से 80 बुक हम कर चुके होंगे, तो ये 15 ही रिवाइज अभी करवाई हैं। धीरे धीरे भाई सभी बुक्स हैं हम रिवाइज करते चले जाएंगे। अगली है विच सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम साउथ इंडिया फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो किन्होंने यहाँ पर फाउंड किया था, वो थे हमारे कंदुकूर वीरी सालिगम, सी आयोडी, पंडितर चिंपति श्रीधरु नायडू, या है ईवी रामास्वामी नायकर। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो किनके द्वारा चलाया गया था, ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा। तो गाइज आज की वीडियो है यहीं पर ही हमारी फिनिश होती है। और भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने आज कर लिए हैं और टाइम भी भाई रात के 12 बज चुके हैं। तो मिलते हैं कल। अभी भाई आज पता नहीं क्या था, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा याद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई टोटल मैं रिकॉल करके ऐसे भी चीज़ें करवाता हूँ। बस एक बारी पढ़ ली भाई, आपको रिकॉल करवाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग में नहीं आई, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई नींद आ रही है, अब तो सो जाना चाहिए।